story and today's my topic is chemistry। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ऐसा मैंने आपको बताया भी था कि कल मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सही है और अब यहाँ पर सिंध बोध के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो पहली जो हमारा टॉपिक आता है वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन केमिस्ट्री की पता होना चाहिए और मेन चीज़ें जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इस बारे में थोड़ी सी वीडियो बना लेनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके मैं आपको मेरे जो मेन चीज़ें हैं वो करवाऊंगा। तो आज मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन होगा वो डेफिनेशन में होगा, उसको समझाने के ऊपर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहली जो माय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है केमिस्ट्री की। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की। और हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस तरह के स्ट्रक्चर्स है मैटर के। और मैटर भी बता दें तो क्या है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है कि जो भी चीज़ के पास मास है और वो जगह घेरती है तो हम उसको बोलते हैं मैटर, सही है। तो इसी तरीके से देखें इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structure, composition and structure of matter and properties. Chemistry also deals with the involved changes involved in the matter. So we are going to write the definition of chemistry. So I write chemistry is the branch of science that deals with the study of properties, composition and structure of matter। तो भाई यहाँ पर हमने डेफिनेशन ली थी, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर की बनावट के बारे में भी, प्रॉपर्टीज के बारे में भी, कंपोजिशन। अब यहाँ पर जो दूसरी डेफिनेशन आती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एटम। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? तो एटम क्या होता है? देखें, एटम हमारे पास होता है H2O। वैसे ये एटम नहीं है, हम बताएंगे कि एटम है क्या। भाई देखें, जो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, हमने क्या करा कि दो एटम्स हाइड्रोजन डाले और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये क्या बना रहा है? वाटर। क्या बना रहा है? वाटर। इसी तरीके से HCl, एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का। तो इसी तरह एटम चलते हैं ये। तो एटम क्या है? देखिए, एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक एटम के अंदर तो ये तीन चीज़ें होती है, लेकिन प्रोटॉन की जो तादाद होगी ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। और ये जो बीच का जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर जो रिवॉल्व करता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। किसी किसी के न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं, जिस तरीके से प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन क्या है? 8 है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब एटम की डेफिनेशन क्या होगी? The smallest unit of any substance, और एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो आप लिख देते हैं यहाँ पर, तो एटम के बारे में लिख देते हैं फटाफट। तो एटम the smallest
तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट एटम्स को मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। और डिटेल में अलग अलग करके इसकी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखें कि इसके जो हम लोग H2O कंपाउंड होता है हमारे पास, या अब यहाँ पर क्या है कि ये H के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वजह से एटम बनता है। एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जबकि प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एटम्स के रिवॉल्व घूमता है, ये प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे बात करेंगे जो तीसरा जो टॉपिक है, जो डेफिनेशन है, वो है एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? अब कर लेते हैं कि अब हमारा जो तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि लाइन लाइन से चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ताकि हर चीज़ समझ में आए, क्लियर हो, कि आपके जहनों में ये बात तो आए कि ये है क्या चीज़। सही है। अब जो तीसरे पे आ रहा है हमारे पास, वो आएगा मॉलिक्यूल। क्या आएगा? लिख देता हूँ पहले मॉलिक्यूल। डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल। सही है। तो यहाँ पर साइड में मैं कुछ बताता हूँ उसके बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये जब बनते हैं तो हमारा मिलता है HCl। और ये हमारा केमिकली कंबाइंड होता है। किससे होता है? केमिकली कंबाइंड। अब देखें, जब ये रिएक्शन हुआ तो HCl, एक एटम हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, जब जाके मिला तो एक बन गया। अब ये कंपाउंड होगा, क्या होगा? ये मॉलिक्यूल भी कहता सकता है। ये इसको हम जो पता है क्या बोलेंगे? पता है क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? वाई इज द रीजन? देखें, एक और दो कितने हैं? एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का, दो है। और डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। तो ये बन गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से देखिए, अब हम ले लेते हैं H प्लस O2, ये देता है हमारे को H2O। क्या देता है? H2O। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है हमारा, ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास ये जब रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन देता है हमारे को, मतलब वाटर देता है। क्या देता है हमारे को? वाटर। ये क्या है? वाटर। ये H2 प्लस O2 कर दूंगा। तो ये H2 प्लस O2 हमारे को क्या देगा? वाटर। ये हमारा क्या होगा? वाटर, पानी। सही है। अब इसके जो एटम है हम लोग गिन लेते हैं। ये 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए? 3। तो हम इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? ट्राई का मतलब होता है 3, यहाँ पर आ गया। सही है। तो अब एक ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं, और जैसे कि लेट सपोज N2 प्लस 2H2, जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे को मिलेगा NH3। क्या मिलेगा? NH3। यहाँ 3 लगा देता हूँ, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। 3 2 6 और यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो बैलेंस हो गई। तो ये जो हमारा बनेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इससे पहले ध्यान से सुनिएगा। तो 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब पता है क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या तो 3 से भी ज़्यादा। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को पता है क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा ये बातें, इसको मैं और डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन अभी के लिए मॉलिक्यूल को समझना ज़रूरी था, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये जो हमने पढ़ा, इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन आती है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या होगी? व्हेन, चलो मैं
वीडियो से मिलता हूँ। When two or more atoms combine together chemically when two or more atoms combine together chemically and ये भी हो सकता है। चलो इसकी पहली डेफिनेशन को और करते हैं, डिवाइड करते हैं। कंबाइन टुगेदर केमिकली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। क्या आ गई इसके बेसिस पे डेफिनेशन? क्या आ गई इसके बेसिस पे जो हमने लिखा, इसके बेसिस पे एक और डेफिनेशन है वो बता देते हैं। अभी तो ये क्या है, जब दो या ज्यादा से एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो एक मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक, और ये the smallest particle of matter, that can exist free or independent in nature। तो मतलब समझाता हूँ, independent in nature is called molecule। भाई देखिए, smallest particle of matter को मैंने बता दिया, anything in the universe that has a mass and occupies space is called matter। जो चीज जगह घेरे और उसके बाद मास हो तो उसके हम बोलते हैं मैटर। तो देखें वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर है जो एग्जिस्ट मौजूद रह सकता है, खुला रह सकता है, सही है, या आज़ाद। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद, नेचर में क्या रह सकता है, आज़ाद, तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। कैसे देखो, H2 डायरेक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फ्री नेचर पता है ना। फ्री नेचर का मतलब है कि आप यहाँ पर इसको क्या है कि आपकी इसको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन एटम डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट सीधे बोले हैं तो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक एटम होता है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, सही है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो फ्री मूव नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन आता है, वो भी डायटोमिक होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स होते सारे, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। तो अभी इतना याद रखें, अभी के लिए बहुत है, चलते हैं आगे की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ एक अलग कॉलम बना देता हूँ ताकि सेपरेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर अब आती है हमारे पास एलिमेंट। क्या आती है, एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर इसको समझाता हूँ कि क्या है ये। एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटॉमिक, क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग same atomic number, ठीक है। तो एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। कुछ भी समझ में नहीं आया, देखिए भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो एक कलेक्शन है एटम्स की, इसकी कलेक्शन है एटम्स की जिन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये जो मेन चीज उसने बोली वो एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर ना, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट का होता है। ये मैं एलिमेंट का जस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, H2, ठीक है। H2 का मतलब है कि ये एक मॉलिक्यूल भी है, एलिमेंट भी है भाई। क्यों, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है H2, H और ये H, दो H है और दोनों ये क्या है, सेम
सेम एटॉमिक नंबर है, ये जो बोलना चाह रहा है इनसे कलेक्शन ऑफ एटम, कितने एटम होगा इसके बाद, दो, कितने एटम है, दो एटम, लेकिन कंडीशन क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम कब होगा, जब दो सेम चीजें ही कंबाइन होंगी, सही है। तो इसी तरीके से क्लोरीन, इसके बाद जो और भी होते हैं, फ्लोरीन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये देखिए सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट है, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का 1 होता है, जो उसको हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे, सही है, तो वही होगा। तो इसका मतलब है सारे के सारे क्या है, एलिमेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो अब बात कर लेते हैं कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड भी सेम चीजें हैं, देखिए कंफ्यूजन होगी कि ज़्यादा सेम चीज़ें हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। तो आता है नेक्स्ट पर कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, सही है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली इज कॉल्ड कंपाउंड, सही है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या है। व्हेन टू और मोर देन टू एटम या एलिमेंट बोल देता हूँ तो एटम, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स combine chemically together chemically is called compound। क्या बोलेंगे? compound। भाई देखिए, टू और मोर देन टू एटम्स combine together chemically is called compound। दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट कंबाइन होंगे केमिकली, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इसी तरीके से मॉलिक्यूल की विधि देखा था आपने, सही है। टू और मोर कंबाइन केमिकली इसको बोला मॉलिक्यूल, सही है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, सही है, वो नेचर में फ्री मूव करता है। अब क्या देखें, अब वहाँ पर ज़्यादातर देखा होगा कि टू जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या था, सेम एलिमेंट आ रहे थे, क्या रहता है। देखिए अब यहाँ देखिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी वही एग्जांपल देता हूँ, HCl क्या है, दो से ज़्यादा है, या दो ये समझ लें, तो दो, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, कंबाइन है, केमिकली कंबाइन हो तो वो एक कंपाउंड है। तो हम इसको एक बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, CH4 कंपाउंड है, 4 एक से ज़्यादा, ये 2 से भी ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड चलते रहते हैं, सही है। तो इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, C2H2 भी आता है, C2H4 भी आता है, चलते रहेंगे। अब यहाँ पर ये आ गया कंपाउंड के बारे में बात हो गई। तो अब बात करेंगे इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ये मिक्सचर क्या होता है? एनीवन नो अबाउट इट? मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। भाई देखिए, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, मतलब धीरे धीरे बोलते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली, अब ये आ गया यहाँ केमिकली और वहाँ फिजिकली जो हो गए, तो हम उसको बोलेंगे मिक्सचर। उसके बारे में समझाऊंगा, तो पहले डेफिनेशन को पहले लिख लेना ताकि कोई परेशानी ना हो। व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, ये टू सब सॉरी एटम नहीं आएगा, सब्सटेंसेस आएगा, सब्सटेंसेस। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइंड physically in any ratio, ये तो बहुत है, आगे तो पता है मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। When two or more than two substances can combine physically in any ratio, भाई रेशियो क्या होता है, चलो समझ लेना, ठीक है भाई। C2H6O H12 H12O6, ये पता है किस रेशियो में? 6:12:6, ये रेशियो में, समझे?
ये रेशियो होता है इनके, किस रेशियो में अभी तो यहाँ पर ये अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। फिजिकली का मतलब क्या है, देखिए एक हमारे पास है ये इसके अंदर क्या है, पानी है, क्या है, वाटर है इसके अंदर। मैंने क्या करा, इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट नमक, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया सॉल्ट। तो ये फिजिकल है, क्या ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करा, मैंने पानी के अंदर से सॉल्ट डाल दिया, इसी तरह मैंने पानी के अंदर शुगर डाल दी। तो ये जैसे कि हम टी पर चाय बनाते हैं, चाय में क्या पानी है, उसके बाद थोड़ी चीज़ डालते हैं, तो ये मिक्सचर है, क्या है ये सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, ना इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन है, सही है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे हम, इसलिए मिक्सचर। डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अलग अलग वीडियो बनाते हैं, एक के बाद में फुल डिटेल। अभी सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये है क्या, ताकि आगे जो चैप्टर 1 पढ़ेंगे, सही है, तो उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिक्सचर आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। क्या आता है, एटॉमिक नंबर। तो भैया एटॉमिक नंबर ये है क्या, ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, हमारे पास एक होता है एटम। क्या होता है हमारे पास, एटम, क्या है, वेट अपने देख लूंगा, आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप देखें यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हाईली, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होगा यहाँ पर, ये रहा जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एटॉमिक नंबर, ये बोलने जा रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई, देखिए एटॉमिक नंबर हमारा को बताता है कि कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे क्या है, तीन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम है। तो अब ये एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं। नंबर है, ठीक है, सुन लीजिए आप ध्यान से। एटॉमिक नंबर हमें बताएगा कि यहाँ इस जो न्यूक्लियस या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं ना, तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर बताते ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये बात याद रखिए। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन जरूरी नहीं सेम हो, सही है, लेकिन प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है द सम ऑफ, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present in the nucleus of any atom। क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट, मौजूद हो किसके अंदर, न्यूक्लियस के किसी भी एटम में, किसी भी एटम में, सही है। एटम तो बहुत सारे होता है, हाइड्रोजन का भी होता है। एटम से हम लोग कैसे पता करते हैं कि एटम को, हमने बोला क्योंकि एटम हमेशा सेम थोड़ी होगा, हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है। हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के एटम को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के जो हमारा न्यूक्लियर एटम है उसके अंदर जो उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारे पास कितने हो गए, प्रोटॉन हमारे पास हो गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं भी बताया था कि जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो न्यूक्लियस जो अब हमारे पास न्यूट्रॉन बचे वो अभी बात बताता हूँ, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर से रिलेट करेगा, ठीक। तो ये बात थी कि टोटल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बाद जो मौजूद हो गए उसी की हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, हम इसी को बोलते हैं। अब आप कोई से पूछे तुम्हारे से कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो क्या बोलोगे 8, क्योंकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
सही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है, गलती हो गई, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कोई कोई मैंने में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का होता है 8, सही है 8 होता है। और उसको हम डिनोट पता है किससे करते हैं, Z। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से। इसी तरीके से कार्बन का कितना होता है 6, हीलियम का कितना होता है 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, सही है। इसी तरीके से बहुत सारे कैल्शियम का। तो ये सारे एटॉमिक नंबर है। इससे क्या पता चल रहा है, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताता है एटॉमिक नंबर। अब कोई पूछे तो बता दीजिएगा। अब एटॉमिक मास की बात कर लें कि एटॉमिक मास है क्या। तो मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ उसको, यहाँ पर डेफिनेशन को उसकी क्या इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लिख दूंगा, यहाँ ज़्यादा जगह लग रही है। तो क्या पे आप क्या इसकी बात करनी है, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे हम। व्हाट इज एटॉमिक मास। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम है, सिर्फ क्या है सम की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे सम की। तो डेफिनेशन उसके बाद फिर हमको समझाते हैं क्या है, द sum of protons and neutrons present in the nucleus is called atomic number। इसी को हम बोलते हैं मास नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो क्या लिखा मैंने, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर। बताया ना हर किसी के अंदर अलग होते हैं, हाइड्रोजन का अलग, कार्बन का अलग, तो ये होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लिया। भाई मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, जबकि प्रोटॉन्स के मुकाबले में 1836 इलेक्ट्रॉन बड़ा है। कितना 1836 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इतना बड़ा होगा प्रोटॉन, समझे। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते, साइड में रखते हैं। जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखते हैं तो सम ऑफ प्रोटॉन, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड करते हैं ना, जैसे कि देखें 8, अब ये इसका क्या है, हमारा प्रोटॉन है क्या है, और हमारे पास न्यूट्रॉन हो गए ना, न्यूट्रॉन, तो उसको हम ऐड कर दें, सही है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हमारे को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है 16 होता है, और एटॉमिक नंबर पता है 8 होता है। 16 में से माइनस कर दो, 16 में से माइनस कर दो 8, तो कितना आएगा 8। तो ये 8 जो हो गए वो न्यूट्रॉन हो गए, क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, सही है। तो इसी तरीके से पता चला 8 न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से 8 और उसके बाद प्रोटॉन को प्लस करो, 8 + 8 कितना हो गया 16 आ गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इसलिए बोलते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये सारी डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई, आगे और होगी, लेकिन आज की वीडियो तक के लिए इट इज इनफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, पूरी हमने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में पेरिकल फॉर्मूला, एवोगाड्रो नंबर, मोल कांस्टेंट एंड द स्टोइचियोमेट्री, वॉल्यूम रिलेशन, मास रिलेशन एंड द मास वॉल्यूम रिलेशन। सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आएगी और बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा, तो फिक्र नहीं करिएगा। तो अभी तो ये छोटा छोटा बता दिया, जल्दी जल्दी में जितना बता सकता था बता दिया। इसकी डिटेल बाद में बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि इसकी डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर